गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद मैं क्लास आगे ले चलता हूँ। कल हमने देखा था अकाउंटिंग के ओरिजिन के बारे में, कहाँ से अकाउंटिंग चालू हुआ, फादर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने देखा। इंडिया में अकाउंटिंग के जनक कौन थे, इसके बारे में देखा। इसके बाद हमने देखा मीनिंग के बारे में, ऑब्जेक्टिव, नीड, ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव की जब बात हमने की थी तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। इसको यदि हम देखें तो इसके आधार पे हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंट के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे कौन कौन यूज कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले लोगों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक हो सकते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे हो सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर यानी ऐसे लोग जो संस्था के अंदर हैं, संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करके संस्था को और अच्छे तरीके से काम करने लायक बना रहे हैं। इसमें कौन कौन आएगा? सबसे पहले तो आएंगे डायरेक्टर्स, दूसरा हो सकता है पार्टनर्स, तीसरे हो सकते हैं मैनेजर्स और चौथे हो सकते हैं ऑफिसर्स। यानी मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या व्यवसाय के संचालन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं संस्था में, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर माने जाते हैं। वो चाहे कंपनी का डायरेक्टर हो, किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो, किसी संस्था का मैनेजर हो या अन्य कोई उच्च पद पे बैठा हुआ ऑफिसर हो, ये सभी जो हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके संस्था के सिचुएशन के बारे में जानते हैं, संस्था को कैसे ग्रो कराया जाए, कैसे उसकी ग्रोथ हो, इसके बारे में डिसीजन लेने का काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में यदि कंपनी के मामले में देखें तो ओनर्स को सबसे पहले रखा जाएगा। ओनर्स का मतलब यहाँ है शेयर होल्डर्स। कंपनी के फर्म में जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो लोग कंपनी के शेयर को खरीदे हुए हैं। इसके बाद यदि कोई इंडिविजुअल अपना व्यवसाय कर रहा है तो ऐसे केस में ओनर इंटरनल यूजर के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब किसी संस्था की या कंपनी की बात होगी तो ऐसे केस में ओनर्स जो हैं वो आपके एक्सटर्नल यूजर में आएंगे, क्योंकि व्यवसाय के संचालन में इनकी भूमिका नहीं होती है। ये केवल व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, संचालन जो है डायरेक्टर्स या मैनेजर्स करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा हो सकता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे लोग जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं या भविष्य में कंपनी में पैसे अपने लगाना चाहते हैं। इसके बाद हो सकते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को या संस्था को, व्यवसाय को उधार में कुछ माल वगैरह बेचा हुआ है। तो ऐसे केस में जो लोग उधार सामान हमें देते हैं या संस्था को देते हैं, व्यवसाय को देते हैं, वो क्रेडिटर कहे जाते हैं, लेनदार कहे जाते हैं, क्योंकि उनको व्यवसाय से पैसा प्राप्त करना है। ऐसे ही लेंडर्स। लेंडर्स मतलब उधार देने वाले व्यक्ति। अब यहाँ क्रेडिटर और लेंडर में अंतर क्या है? क्रेडिटर्स उन्हें कहेंगे जो सामान हमें उधार बेचे हुए हैं
और लेंडर्स उनको कहेंगे जिन्होंने हमें उधार पैसे दिए हुए हैं। तो जो लोग किसी व्यवसाय को पैसे उधार दे रहे हैं वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेना चाहेंगे और ये पता लगाना चाहेंगे कि संस्था की स्थिति कैसी है, वो भविष्य में हमारा पैसा लौटा पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी। इसके बाद इम्प्लाइज यानी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी, वो भी अपनी संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, अर्निंग के रेट को देखते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि भाई जब संस्था ग्रोथ करेगी तभी वहाँ के एम्प्लॉय भी ग्रोथ करेंगे, तभी उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, उनके और जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। ठीक है, कोई भी संस्था यदि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वहाँ के कर्मचारियों का उत्साह कम होता है और धीरे धीरे लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य लगता है कि इस संस्था में हमारा भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है। तो एम्प्लॉय भी हमेशा अपने संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे नज़र बनाए रखते हैं कि सही तरीके से हमारी कंपनी चल रही होगी तब हमारा भी भविष्य अच्छा होगा। यदि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है तो भविष्य में एम्प्लॉय के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से उनको जानकारी मिलती है संस्था ने कितनी आमदनी कमाई, उसके हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा जो संस्थाएं ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करती है गवर्नमेंट उन्हें बहुत सारे सपोर्ट देती है और आगे बढ़ने में मदद करती है ताकि देश का आर्थिक विकास हो पाए। तो गवर्नमेंट भी जो है किसी भी संस्था, बड़ी संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत बारीकी से देखती है। इसके अलावा रिसर्चर्स, जो लोग विभिन्न प्रकार के रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हों जो कॉलेज में पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी हो, वहाँ के जो रिसर्चर्स होते हैं, ये सारे समय समय पे कंपनियों के बारे में उनके अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी काम कर रही है, और इसके आधार पे तरह तरह के निष्कर्ष निकालते हैं। यदि किसी का परफॉर्मेंस कमज़ोर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये सब जानकारी करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी संस्था का परफॉर्मेंस अच्छा है तो क्या क्या वो संस्था ऐसा काम कर रही है जिससे संस्था का परफॉर्मेंस अच्छा हो पा रहा है। ये सारी जानकारी करने के लिए रिसर्चर्स भी कई बार अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसके अलावा पब्लिक मतलब आम जनता भी किसी संस्था के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख सकती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पब्लिक जो है वहाँ की परमानेंट कस्टमर हो उस संस्था की, वो अपने संस्था के परफॉर्मेंस के बारे में जानकर ये आश्वस्त हो सकती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह हमें अच्छी मिलेगी, सर्विसेज हमको अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा जनता में से ही कुछ लोग इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, कुछ लोग शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो पब्लिक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कभी कभी गैदर करती है। तो ये सारे जो लोग संस्था में काम नहीं करते हैं, संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैसेज करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है एडवांटेज या यूजेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं और इसका उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग तो यही है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये सहायक होता है। कैसे सहायक होता है भाई? मैनेजर का काम क्या होता है? प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना,
कंट्रोल करना। ये 3 काम मुख्य रूप से होते हैं, और भी काम हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्लानिंग किया जाता है कि आगे हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक बेहतर ऑप्शन को चुना जाता है, फिर उसे लागू किया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है कि सही तरीके से जो हमने सोचा है उस दिशा में काम को आगे बढ़ाया जाए। तो इन सारे काम में अकाउंट संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट की सहायता करती है, मैनेजर की सहायता करती है। अकाउंटिंग डेटा के आधार पर आप अपने विक्रय के बारे में, अपने खर्चों के बारे में, अपनी पूंजी के बारे में, अपने वर्किंग कैपिटल के बारे में, अपनी एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और इन चीज़ों की जानकारी होने पे आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि किस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। दूसरी बात आती है, एडवांटेज दूसरा है कि प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग करने से हमें ये होता है कि जितने भी लेन देन हुए हैं पूरे साल भर के दौरान, जितने भी लेन देन हुए हैं उसका एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है हमारे पास उपलब्ध होता है। उसमें से भविष्य में कोई भी आवश्यकता होगी जानकारी की तो हम आसानी से जानकारी को खोज सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कि इससे हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। संस्था ने पूरे साल भर काम किया, काम करने के बाद उसे कुछ लाभ मिला कि उसे कुछ घाटा उठाना पड़ा, ये सारी जानकारी भी आसानी से हो जाती है यदि हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट को बनाते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंट समरी के माध्यम से जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उससे हमें संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि संस्था अपने लाइबिलिटीज को पे करने की स्थिति में है कि नहीं, क्या एसेट है संस्था के पास, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है, कितना लोन है हमारे पास, और जो लोन है उसे हम पेमेंट करने के लिए पर्याप्त एसेट रखते हैं कि नहीं, संस्था को प्रॉपर तरीके से डे टू डे लाइफ में चलाने के लिए पर्याप्त वर्किंग कैपिटल हमारे पास है कि नहीं। वर्किंग कैपिटल यानी वो धन जो डे टू डे की एक्टिविटीज को चलाने के लिए जरूरी होता है। इसके बाद इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। यदि हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं, हर साल मेंटेन करते हैं, तो हम पिछले सालों के डेटा को इस साल के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमने कुछ बेहतर किया या हमारे कामकाज में कुछ कमी रह गई। हमारा प्रॉफिट पहले की तुलना में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमारी एसेट पहले की तुलना में बढ़ी कि कम हुई, हमारे प्रॉफिट का सेल्स पर रेशियो कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज घट रहा है कि बढ़ रहा है, सेल्स का अमाउंट घट रहा है कि बढ़ रहा है। इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए कि संस्था ने कोई नई योजना लागू की, कोई नया डिसीजन लिया, उस डिसीजन का क्या इफेक्ट हुआ, संस्था को उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें कंपैरेटिव स्टडी से पता चल जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट होता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो भी व्यक्ति व्यापार करता है और आय कमाता है उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। यदि आप माल बेचते हैं तो बेचने के दौरान आपको जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के पास जमा करना पड़ता है। हालांकि वो कलेक्ट आप कस्टमर से ही करते हैं,
लेकिन जब माल आपने बेचा तो कितना पैसा आपने जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया उसका हिसाब बनाएंगे और उस अमाउंट को गवर्नमेंट के पास जमा कराएंगे। इसके अलावा यदि आपने पूरे साल में जो भी इनकम या प्रॉफिट कमाई है उसके ऊपर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, तो इनकम टैक्स हमें कितना देना है इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें यदि आप अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं कि आपकी इनकम कितनी है या बिक्री कितनी है और उस पर आपको का कितना टैक्स बनता है जो गवर्नमेंट के पास आपको जमा कराने की आवश्यकता है। इसके बाद बात आती है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लेन देन को लेकर आपस में दो पार्टीज के बीच में कुछ विवाद हो जाता है। ऐसे केस में यदि आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो उस लीगल मैटर में वो आपके लिए एविडेंस का काम कर सकता है और आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद आती है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। संस्था को विस्तार करने के लिए, बड़ा होने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए समय समय पे पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे कैपिटल के रूप में मिलना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। कई बार संस्था को उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो लोन लेने के लिए भी कोई व्यक्ति किसी संस्था को ऐसे ही लोन थोड़ी दे देगा। पहले वो संस्था के परफॉर्मेंस के बारे में जानेगा, उसकी पेइंग कैपेसिटी के बारे में जानेगा, पिछले सालों में उसने कैसा काम किया है उसके बारे में जानेगा, तब तो उसे विश्वास होगा ना कि हाँ यह संस्था है, इसे यदि हम पैसे देते हैं तो वो पैसा हमारा सही तरीके से यूज होगा और बाद में हमें वापस भी मिल जाएगा समय पर। ऐसे ही जो संस्थाएं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं उनको कोई लोन उठा के थोड़ी दे देता है। तो ऐसे में जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में लोन देने वाली पार्टी आसानी से पता लगा सकती है और जब उसे पता चल जाएगा कि आपका सिचुएशन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो आपको आसानी से लोन दे देगी। तो लोन उठाने में ये सहायता करता है यदि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास सही है, आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की हुई है। इसके बाद बात आती है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिडक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। प्रिवेंशन एंड डिडक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। यदि आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन की जानकारी रहेगी, डे टू डे आपको बैलेंसेज की जानकारी रहेगी, आपका पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कितना आया गया, ये सब आपको रेगुलर बेसिस पे जानकारी मिलती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, आपके पैसे की हेरा फेरी कर रहा है, तो बड़ी आसानी से जल्दी समझ में आ जाता है कि फ्रॉड हुआ है और उसके बाद पता लगाया जा सकता है कि किसने फ्रॉड किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझकर फ्रॉड नहीं किया जाता है लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो यदि अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन किया जाता है तो गलतियां होने के कुछ समय बाद ही जो है उसका पता चल जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में पड़ जाता है और आपका अकाउंट का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है उसमें कुछ डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। वो कहीं आपका बैलेंस नहीं मिलेगा या कुछ इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। तो गलतियों और फ्रॉड को कम करने के लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है और हेल्पफुल है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन की सीमाएं। यानी लेखांकन हमारे लिए उपयोगी तो है लेकिन कभी कभी जो है लेखांकन में कुछ लिमिटेशंस हैं और यदि उसे ध्यान न दिया जाए तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं वो हमें मिसगाइड भी कर सकती हैं। तो पहला तो इसमें आता है अकाउंटिंग नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट। यहाँ कहने का मतलब है कि लेखांकन के अंतर्गत
वास्तविक मौद्रिक लेन देनों का लेखा तो किया ही जाता है, लेकिन कई लेखे ऐसे होते हैं, कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो अनुमान के आधार पे किए जाते हैं। जैसे कोई एसेट है आपके पास, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, या फिर आपने उधार माल बेचा हुआ है, आपको पता है कि उसमें से कुछ लोग पैसे आपको नहीं देंगे, कुछ बैड डेप्स हो जाएगा, तो उसके लिए यदि आप जो है रिजर्व बनाते हैं या उसके लिए प्रोविजन करते हैं तो वो भी अनुमान के आधार पे होता है। यदि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है तो उसमें भी मार्केट वैल्यू और कास्ट प्राइस में जो भी कम होता है उससे लिया जाता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें अकाउंटेंट को ये छूट होती है कि वो अपने कुशलता और विवेक के साथ जो है उसका एंट्री कर पाए। तो ऐसे केस में यदि लेखपाल ने या लेखांकन करने वाले व्यक्ति ने उसे थोड़ा सा गलत तरीके से यूज कर लिया या उसका डिसीजन थोड़ा गलत हो गया तो वो रिकॉर्ड जो है एकदम सही स्थिति नहीं दिखाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज नॉट एब्सोल्यूट एग्जैक्ट। ठीक है ना। दूसरी बात है कि बैलेंस शीट नॉट रियल। यानी आर्थिक चिट्ठा जो है वास्तविक स्वरूप कभी कभी नहीं बताता है, क्योंकि संपत्ति आप कोई खरीदते हैं तो उसे आप एसेट साइड में दिखाते हैं। अब जिस दिन आपका बैलेंस शीट बनता है और जिस दिन आपने संपत्ति को खरीदा है, दोनों दिन का मूल्य तो अलग ही अलग होता होगा ना। जब आपने खरीदा कुछ दाम होगा और जब बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो उस समय हो सकता है कि संपत्ति का रेट कम या अधिक हो जाए, लेकिन व्यवहार में संपत्ति को खरीद मूल्य पर ही दिखाया जाता है। उसमें से खाली डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है और उसे दिखा दिया जाता है। तो ऐसे केस में कैसे आप कह सकते हैं कि चिट्ठा एकदम 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संपत्तियों को भी आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं जिसका वास्तव में मार्केट वैल्यू नहीं होता है। उसे आप बेचने जाएं तो उससे आप धन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, डिस्काउंट ऑन शेयर और डिवेंचर है। ये सारे चीज़ें एसेट के रूप में दिखाई तो जाती हैं बैलेंस शीट में, लेकिन वास्तव में उसका मार्केट वैल्यू नहीं के बराबर होता है या नहीं होता है। तो इस नज़रिए से यदि देखा जाए तो आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट जो है एकदम वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता है। तीसरा बात ये आता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर नॉट फुल्ली एक्यूरेट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट फुल्ली एक्यूरेट। तो देखिए, बुक कीपिंग की शुद्धता की जांच जब की जाती है तो वो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से की जाती है। जर्नल में एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, सभी खातों के बैलेंस को निकाला जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस के माध्यम से ये देखा जाता है कि कहीं हमसे कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं हुई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया, लेकिन उसके बाद भी खाते में कुछ ना कुछ गलती रह गई। कई कंपनसेटिंग एरर होते हैं जिसकी वजह से तलपट मैच हो जाने के बाद भी गलतियां रह जाती हैं। तो ये एक लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की सही जानकारी न मिलना, नॉट ट्रू वैल्यू, नॉट ट्रू नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कई बार ऐसा होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है, अचानक मूल्य बढ़ जाता है, जिससे लाभ में अचानक से उछाल आ जाता है। तो इसकी जानकारी जो है अकाउंटिंग के माध्यम से नहीं मिल सकती है। ठीक है, जैसे आपका सेल्स किसी साल अचानक से बहुत बढ़ गया, प्रॉफिट का रेशियो आपका बहुत बढ़ गया, ये मार्केट में आपके सामान का दाम बढ़ जाने की वजह से, डिमांड सप्लाई के इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अकाउंटिंग ये नहीं बताएगा कि ये डिमांड सप्लाई की वजह से हुआ है, वो तो यही दिखाएगा कि आपने ज़्यादा बेचा है इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो कई बार
सही पोजीशन की जानकारी अकाउंटिंग नहीं दे पाता है। इसके बाद डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी। वैसे तो अकाउंटिंग जो है कंपैरेटिव स्टडी को पॉसिबल बनाता है, लेकिन कई बार इसमें डिफिकल्टी भी आ सकती है। क्यों डिफिकल्टी आ सकती है? क्योंकि अलग अलग व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग की विधियों को अपना सकती हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन ऐसे हैं अकाउंटिंग के जो लेखांकन करने वाले व्यक्ति को, अकाउंटिंग करने वाले व्यक्ति को कुछ हद तक स्वतंत्रता देते हैं कि किसी पर्टिकुलर मैटर में वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है कि किसी मद को कहाँ पर दिखाया जाए, ठीक है, या किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो यदि दो संस्थाएं अलग अलग तरीके के नज़रिए से चीज़ों को, अकाउंट को लिख रही हैं, तो ऐसे केस में उन दो कंपनियों के रिकॉर्ड को आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो सकता है। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने की मेथड को अलग अलग अपनाया जाए। एक संस्था जो है रिटन डाउन वैल्यू अपना रही है, दूसरी संस्था जो है फ्लैट रेट से डेप्रिसिएशन काट रही है। तो ऐसे में एसेट की वैल्यू जो है अलग अलग आएगी। सेम एसेट होगी, सेम प्राइस की होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन काटने के बाद बैलेंस शीट में वो अलग अलग रेट पर दिखाई देगी। तो ऐसे केस में आपका दोनों में कंपैरिजन आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में विधि अलग अपनाई गई है। ऐसे ही स्टॉक के मूल्यांकन की भी कई विधियां हैं, उसमें से कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। गुडविल के वैल्यूएशन की कई विधियां हैं, उसमें से कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। तो अकाउंटिंग डेटा का कंपैरिजन तभी हो सकता है दो संस्थाओं के बीच में, खास तौर से जब दोनों संस्थाएं एक जैसी पद्धति अपनाती हों। यदि मेथड अलग अलग अपनाती हैं वो, तो ऐसे केस में कंपैरिजन करने पे सही जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। इसके बाद एक बहुत बड़ी लिमिटेशन अकाउंटिंग की ये है कि इसमें केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनेटरी फॉर्म ऑफ इवेंट, यानी केवल उन्हीं घटनाओं का लेखा अकाउंटिंग में किया जाता है जिसको हम रुपए के रूप में माप सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी व्यवसाय के सफल होने में केवल रुपए के मूल्य में मापे जाने वाली चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। व्यवसाय करने का तरीका, उसका अनुभव, उसकी मेहनत, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का फोकस और लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें भी व्यवसाय के परफॉर्मेंस में प्रभाव डालती हैं। लेकिन अकाउंटिंग उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता है, मायने नहीं देता है, वो केवल मॉनेटरी फॉर्म को ही रिकॉर्ड करता है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब जो भी इफेक्ट होता है उसका पता हम अकाउंटिंग के माध्यम से नहीं लगा सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो अकाउंटिंग के उपयोगिता को थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन इतना कम नहीं करते हैं कि अकाउंटिंग ना किया जाए। अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। थोड़ा बहुत लिमिटेशन तो हर चीज़ में होता है, कुछ कमियां तो हर व्यक्ति में, हर विषय में होती हैं। तो इन चीज़ों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अकाउंटिंग के फील्ड में कई सारे विशेष शब्दों का यूज किया जाता है जिसका एक विशेष मीनिंग होता है। तो कौन कौन से टर्म अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोग अपने कमेंट करके बता दीजिए, आपको यदि कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो उससे मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।